हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इससे पहले हम लोगों ने एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। हमारी क्लास 11 के भी कर लिए हैं और क्लास 12 का यूनिट नंबर 1 कर लिया है। इस वीडियो में हम क्लास 12 का यूनिट नंबर 2, जो कि टेक्निकली आपका यूनिट नंबर 7 है पूरी बायोलॉजी का, वो करेंगे, जिसके अंदर हमारे 3 चैप्टर्स आते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, देन यू हैव मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, एंड देन लास्ट वन दैट इज योर एवोल्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, ऑल जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम। वो सारे जीन जो सेम क्रोमोसोम पे हैं वो क्या बनाते हैं। अब देखिए, मान लो दिस इज योर क्रोमोसोम, ठीक है। मान लो यहाँ पे एक जीन है ए, यहाँ पे दूसरा जीन है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे डी है। तो इसका जो होमोलोगस होगा उसके ऊपर होगा ये। मान लो ये चारों मिलके एक लिंकेज ग्रुप बनाते हैं। लिंकेज ग्रुप माने कोशिश की जाएगी कि अगर ये चारों जीन एक ही क्रोमोसोम के ऊपर है तो दे आर गोइंग टू लिंक्ड टुगेदर, दे विल ट्राई टू गेट इनटू द नेक्स्ट जनरेशन इन द लिंक्ड फॉर्म, मतलब लिंकेज दिखाने की कोशिश की जाएगी। तो हम इन चारों को एक लिंकेज ग्रुप का बोलते हैं कि भाई ये चारों ना एक लिंकेज ग्रुप बनाते हैं। तो आंसर क्या जाएगा, दे फॉर्म वन लिंकेज ग्रुप। नेक्स्ट, कंडीशन ऑफ ए कैरियोटाइप 2n+1, 2n-1, 2n+2, 2n-2 दे आर कॉल्ड। देखो, ये जो कंडीशन होती है बेटा जी, इसको आप बोलते हो एन्यूप्लॉइडी। अब एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी ये दोनों तो आपके सिलेबस में है, मोनोजोम में भी पढ़ा देते हैं, ये तो है ही नहीं, इसको तो हटा दो आप, ठीक है। एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी में एग्जैक्टली है क्या। एन्यूप्लॉइडी में ना आपके क्रोमोजोम का जो सेट है उसमें गड़बड़ आती है। आपके पास में दो सेट है हर क्रोमोजोम के। यू हैव 2 क्रोमोजोम्स ऑफ क्रोमोजोम नंबर 1, 2 क्रोमोजोम ऑफ क्रोमोजोम नंबर 2, 3 ऑफ 3, करेक्ट। मान लो वो 2 क्रोमोजोम में से, जैसे मेरे पास ये 21 है और ये 21 है, 21 के 2 है, मान लो इसमें से एक गायब हो जाए, ठीक है। मान लो इसमें 2 की जगह 3 आ जाए, ये है एन्यूप्लॉइडी। तो अगर आपके क्रोमोजोम के सेट के अंदर गड़बड़ हो रही है तो दैट इज एन्यूप्लॉइडी। अब मान लो इन्होंने लिखा है 2n+1, ये 2n+1 क्या दिखा रहा है कि मान लो 21 क्रोमोजोम मेरे पास कायदे से 2 होने चाहिए थे, लेकिन 2 की जगह एक और आ गया, +1 हो गया, तो अब ये 3 हो गए हैं। या ना आप लोगों ने डाउन सिंड्रोम पढ़ रखा है, जिसमें हम बोलते हैं ट्राइजोमी हो रखी है 21 क्रोमोजोम की, वो ये वाला केस है। सो दिस इज ट्राइजोमी। 2n-1 मतलब 2 होने थे, 2 से एक गायब हो गया, एक ही बचा है, तो दिस इज मोनोजोमी, एक ही बच गया। 2n+2 कायदे से 2 होनी चाहिए थे, +2, 2 और आ गए, मतलब 4 हो गए, दिस इज टेट्राजोमी। 2n-2 मतलब 2, एक सेट में 21 2 होने चाहिए थे ना, दोनों ही नहीं है भाई, 0 हो गया उधर, इसको क्या बोलोगे, नलीजोमी। दिस इज योर एन्यूप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी क्या है फिर। पॉलीप्लॉइडी मतलब जैसे मान लो नॉर्मल हम बोलते हैं डिप्लॉइड होता है बंदा, ये मान लो 3n हो जाए, 4n हो जाए, 5n हो जाए, 6n हो जाए, बोले तो पूरे सेट में ही गड़बड़ हो गई भाई। यहाँ पे सिर्फ एक सेट के क्रोमोजोम के अंदर गड़बड़ हुई है, इधर तो पूरे में गड़बड़ हो गई। आप डिप्लॉइड से हेप्लॉइड, इसका मतलब आपका हर क्रोमोजोम, अगर मैं बोल रहा हूँ कि 3n है, इसका मतलब मेरा हर क्रोमोजोम में 3 कॉपी है। अगर मैंने बोला मैं 4n हूँ तो मेरे हर क्रोमोजोम की 4 कॉपी है, ये है पॉलीप्लॉइडी। इसका आंसर क्या जाएगा, एन्यूप्लॉइडी। नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स एंड परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन शोज। अगर जीन और परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन बताना है, हमें पता है जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, अगर कोई 2 जीन है वो जितने ज़्यादा दूर दूर होंगे, वो कोशिश करेंगे वो नए एक के साथ में जाके बैठ जाए, तो वो रिकॉम्बिनेशन करने की कोशिश करते हैं। तो इन दोनों का हमेशा डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। इफ़ अ जेनेटिक डिजीज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ फिनोटिपिकली नॉर्मल बट कैरियर फीमेल टू ओनली सम ऑफ द मेल प्रोजेनी। एक फीमेल जो है वो नॉर्मल है लेकिन कैरियर है, ठीक है, और कुछ मेल प्रोजेनी को जाते हैं। देखिए इन ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का कुछ ट्रिक है। मान लो मेल फीमेल वाला पंगा बोल रहा है कि कुछ मेल प्रोजेनी को ही जा रहा है। वाई आर दे स्पेसिफाइंग कि मेल प्रोजेनी को ही जा रहा है, क्योंकि शायद सेक्स से रिलेटेड कोई चीज़ है, मतलब हो सकता है कि वो सेक्स लिंक्ड बीमारी है, तो ऑटोसोमल को तो डिलीट कर दो। फिर इसने बोला कि जो फीमेल है वो कैरियर है। अब मान लो कैरियर तो तभी होगी ना जब बीमारी रेसेसिव है, क्योंकि अगर बीमारी मान लो फीमेल ये है और मान लो बीमारी डोमिनेंट है और यहाँ पे आ गया कोई भी मेरा जीन बीमारी करने वाला, अगर बीमारी डोमिनेंट होती तो मम्मी तो बीमार होती, इसको फिर कैरियर लिखते ही नहीं। सही बोल रही हो ना। तो फिर बीमारी कैसी हो गई, शायद बीमारी रेसेसिव है और मम्मी इधर कैरियर है, और इसीलिए मम्मी ने किसी किसी को दी है, क्योंकि जिसके पास ये जाएगा वो तो बीमार नहीं होगा, करेक्ट ना। तो बीमारी कैसी होगी बेटा जी, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सिकल सेल अनीमिया ग्लूटामिक एसिड that is GAG is replaced by valine that is GUG. Which one of the following triplet code for valine? valine के लिए कौन कोड करेगा, GUG. Next, person having genotype IA IB would show the blood group as AB. हाँ, this is because of, क्योंकि IA बोलेगा मैं अपना शुगर बनाऊंगा, IB बोलेगा मैं अपना बनाऊंगा, दोनों का अपना ही चल रहा है, they are equally dominant on each other, so that is the case of codominance.
नेक्स्ट, ZZZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, इट इज सीन इन बर्ड्स। अब ढूंढो बर्ड कौन है, प्लेटिपस बर्ड है, नहीं। स्नेल बर्ड है, नहीं। ये तो मोलस्का है, ये तुम्हारा मेमेलियम है, कॉकरोच तुम्हारा आर्थ्रोपोडा में, पिकॉक बर्ड है, एव्स, लगा दो टिक। अ क्रॉस बिटवीन टू टॉल प्लांट, ओके, दो टॉल प्लांट है तो ये तो हटा ही दो। रिजल्टेड इन ऑफस्प्रिंग हैविंग अ फ्यू ड्वार्फ प्लांट, तो कुछ ड्वार्फ प्लांट आए, फ्यू। व्हाट वुड बी द जीनोटाइप ऑफ बोथ द पेरेंट, तो दोनों पेरेंट का जीनोटाइप क्या होगा। इधर देखो, दोनों ही कैपिटल टी लेकर आने। आपको तो ड्वार्फ बच्चे चाहिए, तो इस केस में ड्वार्फ बच्चा आएगा क्या, हटा दो भाई। अब बच्चा ये और बच्चा ये, करेक्ट है। इस वाले को ध्यान से देखो, आपको ड्वार्फ चाहिए, तो अगर ड्वार्फ चाहिए तो दो छोटे टी तो चाहिए ना। दो छोटे टी मतलब एक मम्मी से आएगा, एक पापा से आएगा। इधर है क्या पापा जी के पास, या दोनों में से एक के पास ही, ये भी नहीं हो सकता। बचा क्या, ये है 3:1 आता है इसमें, तो 1 तो फ्यू हुआ ना यार, करेक्ट है। तो आंसर क्या जाएगा हमारा 8 का, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस इफ यू गेट 9:3:1 रेशियो, इट डिनोट्स दैट, अगर ये रेशियो आ रहा है इसका मतलब सब कुछ सही चल रहा है, हमारे मेंडल के लॉ में कोई गड़बड़ नहीं हुई है। मेंडल ने डाइहाइब्रिड क्रॉस से बेस्ड कौन सा लॉ दिया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसका मतलब हर जीन अपना अपना संभाल रहा है कि भाई साहब मेरे को अपना देन दो, मैं अपने हिसाब से जाऊँगा। तो दे आर इंडिपेंडेंटली असॉर्टिंग, तो द एलीज ऑफ टू जीन दे आर सेग्रीगेटिंग इंडिपेंडेंटली। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिजल्ट इन वेरिएशन अमंग सिबलिंग, इनमें से कौन से में सिबलिंग्स में वेरिएशन नहीं आएंगे। आपको ये देखना है कि रिकॉम्बिनेशन है किस में नहीं आ रहा। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन होगा तो नहीं नया रिकॉम्बिनेशन बनेगा। क्रॉसिंग ओवर तो हम करा इसलिए रहे क्योंकि हमको रिकॉम्बिनेशन चाहिए। लिंकेज अगर लिंक्ड रहेंगे तो नया कैसे बनेगा। मान लो तुम्हारा कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी है, और हम बोल दें कैपिटल ए और कैपिटल बी लिंक्ड, तो कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ जाएगा, स्मॉल ए स्मॉल बी के साथ जाएगा। कैपिटल ए कभी भी स्मॉल बी के साथ नहीं जाएगा। ये होता है रिकॉम्बिनेशन। तो अगर लिंक्ड हो गए तो रिकॉम्बिनेशन कभी आना ही नहीं है, ज़िंदगी में नहीं आना। तो लिंकेज जो है जिसकी वजह से वेरिएशंस नहीं आ सकते। म्यूटेशन तो तुमको पता है वेरिएशन लाता ही है। अगला क्वेश्चन, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होल्ड गुड फॉर जीन सिचुएटेड ऑन द, अब इसको कर लो स्टार मार्क। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन एज सच डायरेक्टली इसकी जो लैंग्वेज है वो एनसीईआरटी में नहीं है, और इसके आंसर्स आप गूगल जो भी करते हो भाई साहब वहाँ कर लो, आपको दो अलग अलग आंसर मिलेंगे। ये और ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब बात आती है नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम और होमोलोगस क्रोमोसोम। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब मान लो एक है क्रोमोसोम नंबर 1 और एक है क्रोमोसोम नंबर 2, ठीक है। और होमोलोगस मतलब मान लो ये है क्रोमोसोम नंबर 1 तो इसी की ये दूसरी कॉपी है, दैट इज क्रोमोसोम नंबर 1। इतना तो समझ गए, ठीक है। अब इसने बोला कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बढ़िया कौन से वालों पे होगा। मान लो एक है होमोलोगस वाला केस, एक है नॉन होमोलोगस वाला केस। अगर ये दोनों नॉन होमोलोगस वाला केस है तो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में कभी भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। क्या मैं सही बोल रही हूँ? सही बोल रही हूँ, बिल्कुल सही, ठीक है। तो मान लो इधर है ए और मान लो इधर है बी, क्या ये दोनों कभी भी लिंक करने की कोशिश करेंगे? नॉन होमोलोगस की बात कर रही हूँ। लिंक तो तब होंगे ना जब दोनों साथ में जुड़ जाए, और दोनों वैसे ही अलग बैठे तो जुड़ने का सीन नहीं है। मान लो गलती से क्रॉसिंग ओवर हो गया, पर क्रॉसिंग ओवर तो होमोलोगस क्रोमोसोम में होता है, तो नॉन होमोलोगस है। तो इसमें लिंकेज हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। तो सबसे बढ़िया इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहाँ होगा? यही होगा। सही बोल रही हूँ। मान लो ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर ए, और ये क्रोमोसोम नंबर बी। मान लो क्रॉसिंग ओवर हो गया, ये इधर चिपक गया ना, जा रहे ना साथ में, लिंक हो सकता है ना। सही बोल रही हूँ, बहुत बढ़िया, ठीक। तो मेरे को ऐसा लगता है अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, ऑफ कोर्स बाकी सबकी अपनी अपनी नॉलेज है, ठीक है। बहुत सारी जगह पे इसका आंसर दे रखा है आपको होमोलोगस क्रोमोसोम, और बहुत सारी जगह पे आपको इसका आंसर नॉन होमोलोगस भी दे रखा है, ठीक है। मेरे हिसाब से इसका आंसर नॉन होमोलोगस होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी भी देखोगे ना, आपके एनसीईआरटी ना पुरानी एनसीईआरटी की बात कर रही हूँ, उसमें पेज नंबर 81 और 82 पे डायग्राम्स दे रखे हैं आज। उसमें आप देखना, आपको एक ऑरेंज कलर का डायग्राम है, ऑरेंज कलर का क्रोमोसोम जीवन में, और नीचे उसके ग्रीन कलर का दिखा रखा है, और साइड में येलो और ऑरेंज दिखा रखा है, ठीक है। ये है क्या? ये जो येलो और जो ऑरेंज है वो आपस में होमोलोगस है, और जो ऑरेंज और ग्रीन है वो आपस में नॉन होमोलोगस है। भाई अगर सिर्फ होमोलोगस क्रोमोसोम की कहानी बतानी होती तो सिर्फ ऑरेंज और येलो देता। नॉन होमोलोगस को बीच में लेकर क्यों आया वो? इसलिए लेकर आया क्योंकि दैट इज समथिंग होमोलोगस तो लाना ही पड़ेगा ना भाई, क्योंकि दूसरा एलील कहाँ बैठेगा?
लेकिन नॉन होमोलोगस ने क्यों लाया है, कोई ना कोई तो रेलेवेंस है ना। मुझे इसका लगता है आंसर नॉन होमोलोगस होगा, बाकी आप देख लीजिएगा। आपका जो शायद आंसर की है उसमें भी आंसर जो है वो ए दे रखा है। आंसर की पे तो मैं 100% भरोसा नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारे एनसीईआरटी वालों ने आंसर की में गलत चीज़ें भी दे रखी है, पर आप लोग देख लेना अपने हिसाब से। आई हैव टोल्ड यू ऑल द स्टोरीज। अगला आता है ओकेजनली सिंगल जीन में एक्सप्रेस मोर देन वन इफेक्ट। बिल्कुल सही, एक जीन एक से ज़्यादा इफेक्ट लेकर आता है, उसको आप क्या बोलते हो, प्लियोट्रॉपी। मल्टीपल एलील आप जानते हो, एक जीन के बहुत ज़्यादा एलील है। पॉलीजेनी बहुत सारे जीन मिलकर कंट्रोल करते हैं। मोज़ाइकिज्म तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है। In a certain taxon of insects, some having 17 chromosome and the others having 18 chromosome, 17 and 18 chromosome bearing organisms are। हमको पता है इंसेक्ट के अंदर एक्सो होता है मेल के अंदर, करेक्ट, और फीमेल के अंदर एक्स एक्स है मान लो, ठीक है। तो फीमेल में क्रोमोसोम कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं और मेल में एक क्रोमोसोम कंपैरेटिवली कम होता है। जीरो का मतलब ओ का मतलब कम है, माइनस देन नथिंग। तो मेल्स में 17 होंगे, फीमेल्स में 18 होंगे, तो मेल्स एंड फीमेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ अ जीन ओवर जनरेशन अमंग ह्यूमंस इज स्टडीड बाय द पेडिग्री एनालिसिस। बिल्कुल सही है। कैरेक्टर दैट इज स्टडीड इन द पेडिग्री एनालिसिस इक्विवेलेंट टू। हम पेडिग्री एनालिसिस हमेशा मेंडेलियन ट्रेट का करते हैं, क्योंकि मेंडेलियन ट्रेट ही मेंडल्स के लॉ को फॉलो करेगा और तभी हम एनालिसिस कर पाएंगे। आंसर बी। इट इज सेड दैट मेंडल प्रपोज दैट द फैक्टर्स कंट्रोलिंग एनी कैरेक्टर इज डिस्क्रीट एंड इंडिपेंडेंट। 100% सही है। His proposition was based on results of F3 generation। F3 तो हमने बनाई नहीं। Observation that the offspring or cross made between the plant having two contrasting characters shows only one character without any blending। सही बात है, अगर वो डिपेंडेंट होते ना तो वो ब्लेंडिंग दिखाते हैं। इंडिपेंडेंट है, अलग अलग है, डिस्क्रीट है, तभी वो ब्लेंडिंग नहीं कर रहे हैं। सही बात है, ये तो मेरे को सही सही से लग रहा है, बड़ा पॉइंट भी है। सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1। F1 के सेल्फ पॉलिनेशन से ये कैसे पता चला कि डिस्क्रीट है। क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ F1 जनरेशन विद रिसेसिव पेरेंट, ये तो टेस्ट क्रॉस ही हो गया। आंसर मेरे हिसाब से भी होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 2 जीन्स A एंड B आर लिंक्ड। अरे वाह, 2 जीन्स है, इन है डायहाइब्रिड क्रॉस इन्वॉल्विंग दीज 2 जीन्स F1 हेट्रोजाइगोट। F1 हेट्रोजाइगोट क्या आएगा, A कैपिटल B स्मॉल b, करेक्ट। अगर डायहाइब्रिड है तो इस क्रॉस विद होमोजाइगस रेसेसिव, इसको होमोजाइगस रेसेसिव के साथ क्रॉस कराया। व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ ऑफस्प्रिंग इन द नेक्स्ट जनरेशन। तो नेक्स्ट जनरेशन में ऑफस्प्रिंग का रेशियो क्या होगा, लिंक्ड बता रखा है। कायदे से इसके 4 गैमीट बनने चाहिए थे, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी, करेक्ट। लेकिन ये लिंकेज दिखा रहा है। ये 4 गैमीट तो तब बनते हैं जब वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं, लेकिन ये लिंक हो गए। अगर लिंक हो गए तो इसके 2 ही गैमीट बनेंगे। कैपिटल ए बोलेगा मैं हमेशा कैपिटल बी के साथ जाऊँगा, और स्मॉल ए बोलेगा मैं हमेशा स्मॉल बी के साथ जाऊँगा। चलेगा ही भाई दोनों। इसमें तो एक ही गैमीट बन सकता है, स्मॉल ए स्मॉल बी बना दो, तो कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल बी, करेक्ट। तो रेशियो क्या आ गया, 1:1। 16 का आंसर डी। इन द F2 जनरेशन ऑफ ए मेंडेलियन डायहाइब्रिड क्रॉस द नंबर ऑफ फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। अब आपको पता है कि F2 का फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, 9 3 3 1। तो टोटल कितने फिनोटाइप, 1 2 3 4। 4 तो फिनोटाइप हो गए, ढूंढो भाई 4 फिनोटाइप, 4 फिनोटाइप, 4 फिनोटाइप। जीनोटाइप कितने हैं, जीनोटाइपिक रेशियो याद है, 121 422 121। मतलब जैसे भी आप याद करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 क्या हो गया आपके जीनोटाइप। ढूंढो 9 जीनोटाइप का है, ये रहा आंसर डी हो जाएगा। अगला, मदर एंड फादर ऑफ अ पर्सन विद O ब्लड ग्रुप हैव A एंड B ब्लड ग्रुप रिस्पेक्टिवली। अच्छा ठीक है, बच्चा O है, मम्मी पापा के A है, तो मम्मी पापा का जीनोटाइप क्या होगा। ऑब्वियस है, बच्चा O है, इसका मतलब स्मॉल आई है। इसका मतलब पापा और मम्मी दोनों के पास में स्मॉल आई है। अगर पापा A है तो आई हो जाएगा, मम्मी B है तो IBI हो जाएगा। मतलब दोनों ही पेरेंट्स क्या है, हेट्रोजाइगोट। बोथ मदर एंड फादर आर हेट्रोजाइगस फॉर A एंड B ब्लड ग्रुप रिस्पेक्टिवली। दैट्स इट। ये है 18 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई गेस मैंने बहुत टाइम भी ले लिया है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए टाइम लेके करते हैं। अगला चैप्टर है मॉलिक्यूलर। चलो भाई मॉलिक्यूलर शुरू करते हैं। मॉलिक्यूलर मेरा सॉल्व है ऑलरेडी, बच्चों के साथ ही सॉल्व करा हुआ है। एक बार इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, फिर तुम्हारे साथ में सॉल्व कर लेते हैं। चलो बेटा शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन अ DNA स्ट्रैंड द न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक टुगेदर बाय। न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हुए थे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, इस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अ न्यूक्लियोसाइड डिफर फ्रॉम अ न्यूक्लियोटाइड
न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट होता है, न्यूक्लियोसाइड में नहीं होता। बोथ डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज बिलोंग टू अ क्लास ऑफ शुगर कॉल्ड पेंटोज शुगर। The fact that a purine base always pairs through hydrogen bond with a pyrimidine base in the DNA double helix leads to, हम हमेशा प्यूरिन को पिरिमिडिन के साथ इसलिए जोड़ते हैं ताकि हमारी विड्थ बराबर रहे, क्योंकि हमको पता है कि प्यूरिन के अंदर 2 रिंग होती है और पिरिमिडिन के अंदर 1 रिंग होती है। अगर आप प्यूरिन को प्यूरिन से जोड़ दोगे तो मान लो यहाँ पे 2 रिंग्स आ गई और यहाँ पे 2 रिंग्स आ गई, तो बीच में इतना वो रहा। मान लो पिरिमिडिन को पिरिमिडिन से जोड़ा, 1 रिंग 1 रिंग, ये क्या है, अजीब सा नहीं लग रही, तो ये प्रॉब्लम है। तो अगर तुमको विड्थ यूनिफॉर्म रखनी है थ्रू आउट द डीएनए तो तुम प्यूरिन को हमेशा पिरिमिडिन से जोड़ते हो। ये एनसीईआरटी की लाइन है डायरेक्ट, तो आंसर आ जाएगा सी। द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन डीएनए एंड हिस्टोन, डीएनए और हिस्टोन पे नेट इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? डीएनए पे अपना ही चार्ज रहेगा, दैट इज नेगेटिव, हिस्टोन पे अपना ही चार्ज रहेगा, ये दोनों मिला के 0 नहीं हो जाएगा भाई, ठीक है। डीएनए का अलग पूछ रहा है, हिस्टोन का अलग पूछ रहा है। इसके बाद पढ़ते हैं अपना 6th वाला क्वेश्चन। The promoter site and the terminator site for transcription are located at, प्रमोटर और जो टर्मिनेटर साइट है वो कहाँ होती है? प्रमोटर साइट आपको पता है 5 प्राइम एंड पे होती है, टर्मिनेटर साइट आपको पता है कि 3 प्राइम एंड पे होती है, और 5 प्राइम एंड ऑफ या तो कोडिंग स्ट्रैंड या फिर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, और यहाँ पे भी या तो कोडिंग स्ट्रैंड या फिर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो ढूंढो, मिल गया आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर सिकल सेल एनीमिया? सिकल सेल एनीमिया के लिए क्या अप्रोप्रिएट है? इट कैन नॉट बी ट्रीटेड विद आयरन सप्लीमेंट, बिल्कुल सही है। कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर को आप बाहर से कुछ ले लो आके ठीक नहीं कर सकते हो भाई, अंदर का वो बाय डिफॉल्ट प्रॉब्लम हो गया। इट इज़ अ मॉलिकुलर डिजीज, हाँ अंदर के सिस्टम की डिजीज है, मॉलिकुलर डिजीज है, मॉलिकुलर लेवल पे चीज़ें खराब हुई है। इट कन्फर्स रेजिस्टेंस टू एक्वायरिंग मलेरिया, बिल्कुल सही है, ये चीज़ आपके एवोल्यूशन में भी पढ़ाई जाती है कि मान लो सिकल सेल हो गया आपका, ये आरबीसी ऐसा हो गया, आपको पता है मलेरिया वाला जो बंदा होता है दैट इज प्लाज्मोडियम, वो आके इनके अंदर आरबीसी के अंदर घुस के चिल मार रहा है, लेकिन इधर आरबीसी का साइज गड़बड़ हो गया, ठीक है। इस गड़बड़ साइज में वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट ही नहीं कर पाता है, तो वो बंदा जो कैरियर है उसको मलेरिया नहीं होगा यार, तो ये एक फ़ायदा मिल गया उसको, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू एयूजी? एयूजी के रिस्पेक्ट में कौन सा ट्रू है? इट कोड्स फॉर मिथ्योनिन ओनली, 100% सही। इट इज़ एन इनिशिएशन कोडोन, बिल्कुल सही। इट कोड्स फॉर मिथ्योनिन इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, बिल्कुल सही, ऑल ऑफ द अबव। 9th क्वेश्चन, द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कुड बी, इट कुड बी आरएनए। विद रिगार्ड टू मेच्योर एमआरएनए इन यूकैरियोट्स, एक्सॉन एंड इंट्रॉन डू नॉट अपीयर इन द मेच्योर, अच्छा एक्सॉन भी नहीं है इंट्रॉन भी नहीं है, तो है क्या फिर? एक्सॉन्स अपीयर बट इंट्रॉन्स डू नॉट अपीयर इन द मेच्योर एंड, बिल्कुल सही बेटा। एक्सॉन में दिस EX इज रिप्रेजेंटिंग एक्सप्रेशन, वो सीक्वेंस जो खुद को एक्सप्रेस करता है, एंड इंट्रॉन्स में वो सीक्वेंस जो खुद को एक्सप्रेस नहीं करता है। तो हम जो मेच्योर आरएनए होता है उसमें सिर्फ एक्सॉन्स रखते हैं, इंट्रॉन्स नहीं रखते हैं, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी। ह्यूमन क्रोमोसोम विद द हाईएस्ट एंड द लीस्ट नंबर ऑफ जीन्स इन देम आर रेस्पेक्टिवली, हाईएस्ट उसमें होता है जो सबसे लेट तक काम कर रहा था, दैट इज क्रोमोसोम नंबर 1, और लीस्ट होता है जो सबसे छोटा होता है, दैट इज क्रोमोसोम नंबर Y। तो 11th का आंसर क्या हो गया? सी। Next question. Who amongst the following scientists had no contribution in the development of double helical model for the structure of DNA? फ्रैंकलिन विल्किंस ने तो तुम्हारी वो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी वाला ड्रामा किया था, तो इन्होंने वो सब किया, तभी तो तुम्हारे वॉटसन क्रिक ने उसको पढ़ के तुम्हारा डबल हेलिकल दिया, तो इनका तो है। चारगार साहब ने बोला था कि भाई एक डीएनए के अंदर प्यूरिन और पिरिमिडिन का जो रेशियो होता है वो लगभग बराबर है। मिसेल्सन और स्टल ने ये बात नहीं बताई थी, वो तो सेमी कंजर्वेटिव वाले मोड पे आ गए थे, ठीक है, तो आंसर डी हो जाएगा। DNA इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड विच आर लिंक टू ईच अदर बाय 3 प्राइम, फाइन, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में ना जुड़े, मतलब पॉलीमराइजेशन ना हो, तो आप क्या करेंगे? रिप्लेस प्यूरिन विद पिरिमिडिन, प्यूरिन और पिरिमिडिन का पॉलीमराइजेशन में कोई रोल नहीं है भाई। आपको मालूम है कि ये मान लो एक पेंटोज शुगर है, तो इसके 3 प्राइम एंड जो होता है वो अगली वाले के 5 प्राइम एंड पे बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे पिरिमिडिन रख दूँ या यहाँ पे प्यूरिन रख दूँ, क्या फ़र्क पड़ना है? या यहाँ पे प्यूरिन रख दूँ, यहाँ पे पिरिमिडिन रख दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई। प्यूरिन पिरिमिडिन तो पहले वाले कार्बन पे लगे हुए, कुछ भी करो ना तुम, इसका तो कोई रोल ही नहीं है। अगला, रिमूव रिप्लेस 3 OH ग्रुप इन डीऑक्सीराइबोज, 3 वाला OH ग्रुप हटा दो, बिल्कुल सही है। अगर ये हटा दोगे तो वो 5वें वाले के साथ में पानी निकाल के बॉन्ड ही नहीं बना पाएगा, सही बात है। रिमूव या रिप्लेस 2 OH ग्रुप विद सम अदर ग्रुप इन डीऑक्सी, अच्छा डीऑक्सीराइबोज में इधर 2 OH ग्रुप होता भी है क्या? आरएनए में होता है, तो ये तो गलत ही हो गया, आंसर बी।
डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस ऑफ डीएनए अकर इन वन स्ट्रैंड बिकॉज, एक ही स्ट्रैंड में होता है क्योंकि प्रॉब्लम है भाई, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज को एक ही डायरेक्शन में चलना आता है एंड दैट इज ऑफ 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो उल्टा चलना पड़ेगा ओकाजाकी वाले में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इन ट्रांसक्रिप्शन इन कैटलाइज बाय आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज जो है वो कौन से स्टेप को कैटलाइज करता है। अब देखो ये अगेन ये क्वेश्चन में पंगा है, ठीक है। तुम्हारे आंसर की मैं इसका आंसर इलोंगेशन दे रखा है, ठीक है। मेरे पास कुछ बच्चे आते हैं जो बोलते हैं मैं ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए, ठीक। अब मैं आपको समझाती हूँ कि है क्या। आपको पता है कि ट्रांसक्रिप्शन के अंदर एक इकलौता एंजाइम है एंड दैट इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो कहने का मतलब है तीनों स्टेप ये अकेला ही करने वाला है, ठीक है। लेकिन जो सेकंड वाला स्टेप है दैट इज इलोंगेशन, वो ये अकेला कर सकता है। और जो फर्स्ट और थर्ड स्टेप है उसके लिए इसको कोई चाहिए, कोई फैक्टर चाहिए जो उसको करवाएगा काम, वरना वो अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो शुरुआत में आपको चाहिए सिग्मा फैक्टर, इधर आपको चाहिए रो फैक्टर। तो एनसीईआरटी ना एक लाइन बोलती है बड़ी, मैं आपको पेज नंबर चेक करके बताती हूँ, रुको यार कहाँ है, पेज नंबर 110 पुरानी एनसीईआरटी का, उसमें लिखा हुआ है एक इंट्रिगिंग क्वेश्चन इज दैट हाउ इज द आरएनए पॉलीमरेज एबल टू कैटलाइज ऑल द 3 स्टेप। आरएनए पॉलीमरेज तीनों स्टेप को कैसे कैटलाइज करता है, जैसे कि इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। फिर आगे एक लाइन बोलता है द आरएनए पॉलीमरेज इज ओनली केपेबल ऑफ कैटलाइजिंग द प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन। उसने बोला है कि वो सिर्फ एक ही प्रोसेस कैटलाइज करता है एंड दैट इज योर इलोंगेशन। तो एनसीईआरटी की लाइन के हिसाब से जाऊँ तो बी आंसर करेक्ट है। पर इसने ये नहीं बोला है कि आरएनए पॉलीमरेज अकेला कौन सा करता है और दुकेला कौन सा करता है। आरएनए पॉलीमरेज इनिशिएशन और टर्मिनेशन भी करता है, पर इनिशिएशन करने के लिए उसे सिग्मा फैक्टर चाहिए और टर्मिनेशन करने के लिए उसे रो फैक्टर चाहिए, ठीक है। कर तीनों रहा है पर अकेले भी ही कर रहा है, तो इसने बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन में ये समझ लिया कि वो अकेले की बात कर रहा है, तो आप आंसर इलोंगेशन टिक करेंगे। देख लो यार अपने हिसाब से, ठीक है। आपको 2 अलग अलग जगह पे 2 अलग अलग आंसर मिलेंगे, आपके आंसर की में बी है, ठीक है। चलो, कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट टेक प्लेस एट द लेवल। अब आपको पता है प्रोकैरियोट्स में रेप्लिकेशन हुआ, उसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन खत्म नहीं होता उससे पहले ट्रांसलेशन शुरू हो जाता है, क्योंकि दोनों एक ही जगह पे हो रहे। तो अगर आपको कंट्रोल करना है कि आपका जीन एक्सप्रेस करे या नहीं करे, क्योंकि अगर उसने प्रोटीन बना दिया तो हो गया एक्सप्रेशन। तो अगर आप चाहते हो कि वो ना बनाए तो आप उसको किस लेवल पे कंट्रोल करोगे, ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे करो, क्योंकि एक बार ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो गया उसके बाद वो ट्रांसलेशन करेगा भाई, फिर तो एक्सप्रेशन होगा, कुछ नहीं करा जा सकता। तो ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे कंट्रोल कर लेंगे। नेक्स्ट, रेप्लिकेशन के लेवल पे कंट्रोल नहीं करेंगे भाई साहब, अपनी कॉपी तो बनाएगा ना, तुम्हारे हिसाब से तो कुछ ना करें, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रोल ऑफ रेगुलेटरी प्रोटीन इन ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट। बहुत अच्छा पैराग्राफ है ये, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन वाला ही पैराग्राफ है वहाँ पे, कि रेगुलेटरी प्रोटीन जो है, जैसे आपने एक रेगुलेटरी प्रोटीन पढ़ा है लेकोपेरॉन में, दैट इज योर रिप्रेसर, ठीक है। तो उसने बोला उसका क्या रोल है, दे ओनली इंक्रीज एक्सप्रेशन, ऐसा नहीं है, हमारे रिप्रेसर ने तो खराब कर दिया था लेकोपेरॉन को। दे ओनली डिक्रीज एक्सप्रेशन, ऐसा भी नहीं है, बहुत सारे में अलग भी चलता है। दे इंटरेक्ट विद आरएनए पॉलीमरेज बट डू नॉट अफेक्ट द एक्सप्रेशन, ऐसा कुछ नहीं है भाई, एक्सप्रेशन को अफेक्ट करते हैं, हमारे को बंद कर दिया उसने, कभी चालू कर दिया। दे कैन एक्ट बोथ एज एक्टिवेटर एंड रिप्रेसर, बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी की लाइन, आंसर जाएगा डी। अगला, विच वॉज द लास्ट ह्यूमन क्रोमोसोम टू बी कम्प्लीटली सीक्वेंस, क्रोमोसोम नंबर 1। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ आरएनए। आरएनए का फंक्शन क्या है, इट इज अ कैरियर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम, बिल्कुल सही है। डीएनए से राइबोसोम, तुम्हारा एमआरएनए क्या कर रहा है, ये तो कर रहा है। इट कैरीज अमीनो एसिड टू राइबोसोम, बिल्कुल सही है। टीआरएनए यही तो कर रहा है। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम, बिल्कुल सही है। आरआरएनए यही तो कर रहा है। तीनों आरएनए के अपने अपने फंक्शन है भाई, तो आरएनए के तो सारे फंक्शन हो गए। 20, वाइल एनालाइजिंग द डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टोटल नंबर ऑफ दिस, इसने बोला एडेनिन 29 है, तो एडेनिन 29 तो थाइमिन को भी 29 होना चाहिए, नहीं है। चारगाफ रूल फॉलो ही नहीं कर रहा, क्योंकि चारगाफ रूल तो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर के लिए दिया गया था, तो ये डबल स्टैंडर्ड तो नहीं है भाई, तो डबल स्टैंडर्ड तो नहीं है। अब आता है नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, ऐसा नहीं हो सकता भाई, ऐसे गंदे आंसर हम नहीं करते, ठीक है। हमको ऐसा लग रहा है कि सिंगल स्टैंडर्ड है, क्योंकि सिंगल स्टैंडर्ड में आपको नहीं पता लग रहा कि क्या है, तो आंसर ये जाएगा। नेक्स्ट, इन सम वायरसेस डीएनए सिंथेसाइज बाय यूजिंग आरएनए, मतलब तुम आरएनए से डीएनए बना रहे हो, कायदे से हम क्या करते हैं, डीएनए से आरएनए बनाते हैं, तो दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, उल्टे चल गए तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो कौन सा डीएनए बनता है, सी डीएनए बनता है, एड्स में पढ़ा है तुमने, आंसर सी डीएनए। अगला, इफ मिसेल्सन स्कल्स एक्सपेरिमेंट इज कंटिन्यूड फॉर 4 जनरेशन बैक्टीरिया, ओके। अब ये है समय लेने वाला क्वेश्चन, ट्रिक बता देती हूँ आपको कि कैसे करते हैं। 4 जनरेशन तक करवाया, मतलब शुरुआत 1 से करोगे, तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, सही बोल रही हूँ, 1 2 3 4, 4 जनरेशन हो गई। अब ध्यान रखना, कभी भी N15 और N15 मतलब हैवी डीएनए आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलने वाला। आप शुरुआत हमेशा करते हो N15 और N15 से, और फिर इधर 14 डाल देते हो, इधर भी 14, इधर भी 14, इधर भी 14, ये डाल देंगे, तो फिर आपको अगली वाले में जब 1 से 2 बनेंगे तो आपको N15
और N15 इन दोनों को अलग कर दो और नया जो आएगा वो 14 आ जाएगा। करेक्ट है। तो इसका मतलब इसमें हमको 15 तो मिला ही नहीं। हाँ, नहीं मिलता है भाई, 15 आपको दोबारा कभी नहीं मिलता है। तो 15 का रेशियो तो 0 हो गया, तो ये तो सही है, ये गलत है। अब सिर्फ बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है, कि क्या होने वाला है। जो आपका N15 14 है वो आपको हमेशा 2 मिलेंगे, हमेशा। आप क्रॉस करा के देख लेना पूरा समय लगा के, ठीक है। N15 और N15 आपको हमेशा 2 मिलेंगे। हमारे पास टोटल कितने बने हैं इंडिविजुअल? 16। अगर 2 मेरे N15 हो गए तो मेरे पास N14 वाले कितने मिलेंगे? कितने मिलेंगे बेटा? ये मिलेंगे आपको 14। ठीक है, वापस सुनना मेरी बात, मैंने क्या बोला। N15 आपको मिलता ही नहीं है। N15 14 हमेशा आपको 2 मिलता है, और N14 आपको हमेशा ज़्यादा मिलता है। आप देखो ना यार, आप खुद भी तो 14 डाल रहे हो यार, तो ये हमेशा आपको ज़्यादा मिलेगा। तो टोटल आपके पास यहाँ पे कितने हैं? 16 है। तो अगर 16 में से 2 ये बन जाते हैं तो 14 वाले कितने बने? 14 बने। तो रेशियो क्या आ गया? शुरुआत वाले का तो 0 था ही, फिर इसको काट दो, 017 आ गया, कर दो। अगर ये बोले 5 जनरेशन तक कराओ तो 16 से 32 5 जनरेशन हो गया। तो अगर 2 ये आए तो बाकी 30 वो आ जाएंगे, तो रेशियो क्या आ जाएगा? 0 1 15। और जनरेशन तक करा लो तो कराते जाना भाई, यही चलेगा बस। ठीक है, चलो आगे बढ़े। If the sequence of nitrogenous bases of coding strand of DNA in a transcription unit is this, the sequence of RNA transcript would be। कोडिंग स्टैंड का दे रखा है ये, तो RNA का क्या होगा? कोडिंग और RNA एग्जैक्टली सेम होता है, पोलैरिटी में भी और सीक्वेंस में भी। तो पोलैरिटी तो 5' to 3' होगी, तो इन्होंने 5' to 3' ही दे रखी सबकी। बस एक अंतर ये होता है कि कोडिंग में जहाँ पे T लगा हुआ है वहाँ पे तुम्हारे mRNA में U लग जाएगा। तो सीक्वेंस क्या होगा? AUG AAUG AUG AAUG। ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन, अगेन ये है पंगे करने वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि द RNA पॉलीमरेज होलो एंजाइम ट्रांसक्राइब। RNA पॉलीमरेज का जो होलो एंजाइम, अब होलो एंजाइम क्या होता है? एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर। वो किसको ट्रांसक्राइब करता है? एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर किसको ट्रांसक्राइब करता है? देखो, हमने तो ये पढ़ा है, मतलब मैंने और आपने सेम NCERT पढ़ी है, और हम ऐसे बोलते हैं कि हम ना पूरे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर किसको पढ़ते हैं? वी आर गोइंग टू रीड व्हाट? स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन को ही पढ़ा जाता है, और प्रमोटर और टर्मिनेटर तो सिर्फ जगह है, ऐसी जगह, ठीक है, जहाँ पे आके बैठेगा और एक दूसरी जगह जहाँ पे आके रोक देगा। करेक्ट है, सही बोल रही हूँ। इनको हम लोग क्या है? इनको हम लोग रीड करते ही नहीं हैं। तो इसका मतलब दैट पार्ट दैट इज रेड एक्चुअली दैट इज योर स्ट्रक्चरल जीन। तो कायदे से इसका आंसर स्ट्रक्चरल जीन होना चाहिए। अब तुम्हारी आंसर की में ना इसका आंसर ये दे रखा है, मेरे पास कोई लॉजिक नहीं है अकॉर्डिंग टू योर NCERT की ये आंसर क्यों दे रखा है। मेरे हिसाब से स्ट्रक्चरल जीन होना चाहिए, चाहे होलो हो चाहे एपो, कुछ भी हो। ट्रांसक्रिप्शन तो हम स्ट्रक्चरल जीन का ही करते हैं। तो आप देख लेना यार, अलग अलग आंसर की है, अलग अलग जगह पे अलग अलग आंसर दे रखे हैं, अपने हिसाब से चूज कर लो जो आपका ज्ञान बोल रहा है। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। आगे, इफ द बेस सीक्वेंस ऑफ कोडोन इन mRNA इज दिस, द सीक्वेंस ऑफ tRNA। अगर mRNA में है 5' to 3' AUG, तो मेरा tRNA इसका ऑपोजिट होगा 3' to 5', A की जगह T, लेकिन T तो RNA में लग नहीं सकता, तो U की जगह A और C, UAC। अब इधर तो मैंने तो 3' to 5' निकाला, इधर तो सारे 5' to 3' है, तो इधर से रीड कर लो, 3' to 5' UAC। ये रहा। द अमीनो एसिड अटैचड टू द tRNA एट इज 3' एंड। आपका ऐसा सीक्वेंस होता है ना, ये तुम्हारा RNA है, उसका ये 3' एंड है जहाँ पे CCA होता है, यहाँ पे आके जुड़ता है अमीनो एसिड, तो 3' एंड हो गया। टू इनिशिएट ट्रांसलेशन NCERT की लाइन है, इसी लाइन को पिछले साल मोड़ ताड़ के दे दिया इन्होंने, ठीक है, स्मॉलर सब यूनिट। इन E. coli द लैकोपेरॉन गेट स्विच ऑन। लैकोपेरॉन स्विच ऑफ कब, स्विच ऑन कब हो जाता है, कब चालू होता है? जब तुम्हारा लैक्टोज आता है, रिप्रेसर के साथ बाइंड कर जाता है, तो रिप्रेसर की बैंड बजा दी। अब रिप्रेसर जाके ऑपरेटर से नहीं जुड़ेगा तो स्विच ऑन हो जाएगा। लैक्टोज इज प्रेजेंट एंड बाइंड टू द रिप्रेसर। दैट्स इट। इन दोनों चैप्टर में बहुत समय ले लिया यार हमने। अगला है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन करते हैं जल्दी जल्दी। इवोल्यूशन के क्वेश्चन फर्जी है, ये भी मैंने मेरे बच्चों के साथ सॉल्व कर रखा है, तो मैं जल्दी से आंसर एक बार हटा देती हूँ। चलो, क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन इंडिकेटर। ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का भी क्वेश्चन है। लाइकेन। द स्टोरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन स्टेटेड दैट, कि सारी चीज़ें नॉन लिविंग से आई है, तो नॉन लिविंग से आई है। यहाँ पे ये मत देखना कि स्पॉन्टेनियस दे रखा है, यहाँ पे भी स्पॉन्टेनियसली दे रखा है, ये नहीं होगा। इधर इन्होंने बोल रखा है ना तो लिविंग से आई है ना नॉन लिविंग से आई है, तो भाई साहब कहाँ से आ गए फिर?
ठीक है, सी होगा आंसर। एनिमल हस्बेंड्री एंड प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम आर द एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन। अपने हिसाब से कर रहे हो तुमको जिसको जिससे मिलाना है बना दो जीन रिकॉम्बिनेशन करके। पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस, पैलियोंटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ फॉसिल्स, तो फॉसिल्स हो गया। द बोन्स ऑफ फोर लिम्स ऑफ व्हेल, बेट, चीता एंड मैन सिमिलर इन स्ट्रक्चर, सिमिलर इन स्ट्रक्चर, दे आर सिमिलर इन ओरिजिन ऑल्सो, बस फैल रही है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हो रहा है, मतलब कौन से, कॉमन ओरिजिन, दे शेयर ए कॉमन एंसेस्टर। 6 एनालॉगस ऑर्गन अराइज जो टू एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। 6 का हो गया डी। नेक्स्ट पी प्लस क्यू स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू प्लस इक्वेशन यूज पॉपुलेशन जेनेटिक्स में यूज़ करते हैं। अपीयरेंस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया क्यों हो गया है, अडेप्टिव रेडिएशन से नहीं भाई, ट्रांसडक्शन से नहीं भाई, प्री एग्जिस्टिंग वेरिएशन, कोई उसने गलती से एक वेरिएशन डेवलप कर लिया, वो पागल हो गए, अब तुमको नहीं एंटीबायोटिक्स बनानी पड़ रही। एवोल्यूशन ऑफ लाइफ शोज दैट लाइफ फॉर्म्स हैड अ ट्रेंड ऑफ मूविंग फ्रॉम पानी टू लैंड। 9th का हो गया डी। अगला वीवी पैरिटी मतलब अंदर बच्चा बनाना, ठीक है, वो क्यों बना रहे हैं हम, क्योंकि बाहर लोग पीछे पड़ जाएंगे, प्रीडेटर बाहर। द यंग वंस आर प्रोटेक्टेड इनसाइड द मदर्स बॉडी एंड आर लुक्ड आफ्टर दे आर बोर्न, लीडिंग टू मोर चांसेस ऑफ सर्वाइवल, दैट्स इट। फॉसिल्स आर जनरली फाउंड इन एनसीईआरटी की लाइन है सेडिमेंट्री रॉक्स। एक बार चेक कर लेना भाई, कहीं तुम्हारे उसमें आंसर गलत दे रखा है शायद, जो तुम्हारी आंसर की है ना उसमें एक बार चेक कर लेना, शायद मेरे को जितना याद आ रहा है इसका आंसर दे रखा है। यार तुम्हारे ना एनसीईआरटी ना बहुत पंगा करा है, बच्चा बेचारा एनसीईआरटी पे अगर भरोसा करे तो गड़बड़ी हो जाएगी यार फिर, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना कि कौन सी रॉक्स के अंदर ये मिलते हैं, एनसीईआरटी के अंदर शायद डायरेक्टली लाइन दी हुई है जितना मुझे याद है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम। फॉर द एम एन ब्लड ग्रुप सिस्टम द फ्रीक्वेंसी ऑफ एम एन एन एलील्स, एम एन एन एलील्स मतलब एलील दे रखा है इसका मतलब पी और क्यू दे रखा है, तो पी है 0.7, क्यू है 0.3, तो बोल रखा है एम एन ब्लड ग्रुप बताओ। एम एन ब्लड ग्रुप मतलब हेट्रोजाइगस पूछ रहा है, 2 पी क्यू, तो 2 इंटू 0.7 इंटू 0.3 0.42 परसेंटेज निकालोगे तो 42%। चलो विच टाइप ऑफ सिलेक्शन एक्सप्लेन्स इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म ऑब्जर्व्ड इन मौत, मौत में या तो काली मौत बन रही थी या गोरी मौत बन रही थी, मतलब वाइट, अरे क्या बोल रहे, या तो लाइट या डार्क बन रही थी, तो लाइट और डार्क ही आ रहा है, बीच का तो कुछ आ नहीं रहा, मतलब मीन वैल्यू तो सिलेक्ट हो ही नहीं रही, या तो एक डायरेक्शन के अंदर जा रहा है इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो डायरेक्शनल हो गया। मौत का नाम याद कर लेना, बिस्टन बिटुलेरिया एंड बिस्टन कार्बोनीफेरा, कार्बोनीफेरा काली वाली है, बिटुलेरिया गोरी वाली है, ठीक है, ध्यान रख लेना भाई। अब देखो बिस्टन बिटुलेरिया मैंने क्लास में पढ़ाया तो बच्चे चिल्लाने लगे कि मैडम ये नाम हम याद नहीं करेंगे, एग्जाम्पल में ही आ गया, मत करो, देख लेना। द मोस्ट एक्सेप्टेड लाइन ऑफ डिसेंट इन ह्यूमन एवोल्यूशन, ह्यूमन एवोल्यूशन में सबसे एक्सेप्टेड लाइन ऑफ डिफेंस कौन सी है, लाइन ऑफ डिसेंट कौन सा है, रामापिथिकस, होमो हेबिलिस, इरेक्टस, होमो कर लो बेटिक। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल लिंक्ड स्पीशीज, सीलोकैंथलो फिश। इन्होंने चिंपांजी आंसर दे रखा है, राम ही जाने भाई कैसे कर रखा है, मैच कर दो। डार्विन नेचुरल सिलेक्शन, ए का फोर्थ, ए का फोर्थ। ओपेरिन ए वाइजेनेसिस, ओपेरिन ए वाइजेनेसिस दिया था, हाँ। लेमार्क दिया था यूज एंड डिसयूज। वैगनर तो हमने पढ़ा ही नहीं है, क्या आ रहा है, सी का सेकेंड, बी का 1, डी का 3rd, हो गया भाई। अगला क्वेश्चन, एस्टेल मिलर, भाई हाई टेम्परेचर था, वोल्केनिक स्टॉर्म थे, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, CH4, ये हो गया, सीधा का सीधा दिख रहा है, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। वेरिएशन ड्यूरिंग म्यूटेशन के वक्त जो वेरिएशन आ रहे हैं वो कैसे, एकदम घटिया, रैंडम और डायरेक्शनलेस, दैट्स इट। तो भाई हमारी ये यूनिट हो गई, इसमें मैंने बहुत समय ले लिया, अगली यूनिट में हम कंपनसेट कर लेंगे। चलिए दैट्स इट, थैंक यू।